अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेशे खिदमत है तलाश किस्त नंबर 38। वो तंग पतलून और जर्सी में मलबूस थी, पैरों में जूते भी मर्दाना पहने हुए थे और अपने लंबे कद और किसी यूनानी देवी के मुजस्मे की तरह तरशे हुए जिस्म के साथ वो खासी बावकार और पुरवकार नजर आती थी। उसके हाथ में छोटा सा सफरी बैग था जिसका लंबा फीता उसने मुट्ठी के गिर्द लपेट कर उसे लाउबाली से अंदाज में लटका रखा था। उसने बड़ी अदा से लिफ्ट के लिए अंगूठा हिलाया था, लेकिन मैं गुजरता चला गया था। ताहम गैर इरादी तौर पर एक्सीलेटर पर मेरा पांव पड़ गया था, और वो इसलिए कि उस लड़की की सूरत मुझे कुछ शनासा सी महसूस हो रही थी। जहन के किसी गोशे में कोई घंटी बजी। मैं ज्यादा दूर भी ना जा सका। रुकते रुकते बिल आखिर रुक ही गया। फिर मैंने गाड़ी रिवर्स की। उसके करीब पहुंचकर मैंने ब्रेक लगाए और वो दरवाज़ा खोलकर बगैर कुछ कहे सुने, बगैर कुछ पूछे गछे मेरे करीब आ बैठी थी। दूर से वो जितनी साफ सुथरी और तरोताज़ा नजर आती थी उतनी शायद थी नहीं। मुझे उसके जिस्म से पसीने की हल्की सी बू फूटती महसूस हो रही थी। कार में दरवाज़ा बंद करते वक्त वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। उसका चेहरा कुछ सुता हुआ था। आंखों के गोशों के करीब हल्की हल्की शिकने भी मैं देख सकता था। होंठ भी खुश्क थे, ताहम मजमूई तौर पर उसकी ज़ात ज़ोहत शिकन और उसकी कुर्बत राहते जहाँ थी। शुक्र है मैंने पहली बार कार को हाथ दिया और उसमें लिफ्ट भी मिल गई। चंद लम्हे बाद वो बोली। कुछ देर पहले दौड़ने की वजह से अभी तक उसकी सांस में इर्ताश मौजूद था, वरना मुझे तो यही अंदेशा था कि इस वक्त वीराने में तन्हा लड़की को देखकर कोई शरीफ आदमी गाड़ी नहीं रोकेगा। गोया बिल वास्ता तौर पर तुमने ये फैसला भी दे दिया कि मैं कोई शरीफ आदमी नहीं हूँ, मैंने मध्यम आवाज में कहा। हो सकते हो, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं लगते। उसके लहजे में हल्की सी शोखी थी। और अगर तुम्हारे अंदेशे के मुताबिक कोई शरीफ आदमी गाड़ी ना रोकता तब तुम क्या करती? मैंने सरसरी लहजे में पूछा। किसी ट्रक में तो लिफ्ट मिल ही जाती ना, उसने लापरवाही से जवाब दिया। ट्रक वालों से तुम्हें खौफ नहीं आता? मैंने सादगी से पूछा। खौफ? उसने अजीब से लहजे में मुझसे पूछा और मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराई। उसकी हंसी में खुमार का बोझलपन ज्यादा था और उस बोझलपन की वजह नींद की कमी ना थी। अब मुझे अंदाजा हुआ कि वो कोई नशा भी किए बैठी थी। मजाक मत करो, वो खनकदार लहजे में बोली। मुझे ये तासुर देने की कोशिश मत करो कि तुम मुझे कोई मुसीबत मारी शरीफजादी समझते हो। तुम्हें भी मालूम है कि मैं कोई पाकीज़ा बीबी नहीं, और मुझे भी खास हद तक अंदाजा है कि तुम कितने पानी में हो। मैं दरअसल पानी का नहीं, खुश्की का जानवर हूँ जनाब, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। मैं जहन पर मुसलसल जोर दे रहा था और याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्या मैंने जिंदगी में कभी इसे देखा था या नहीं। चंद लम्हे खामोशी रही। उसकी तरफ देखे बगैर मैंने महसूस किया कि वो कभी सामने और कभी उकब नुमा आईने की तरफ देखती है। दूर दूर तक किसी गाड़ी की हेडलाइट्स नजर नहीं आ रही थी। तब लड़की ने वही हरकत की जिसकी मुझे किसी हद तक तवक्को थी। उसने निहायत गैर महसूस तरीके से गालिबन अपने बैग से खंजर निकाला और मेरी पसलियों पर यूं टिका दिया कि उसकी नोक मेरे कपड़ों में से गुजर कर खाल में चुभने लगी थी। कोई अहमकाना हरकत बिल्कुल न करना। खंजर मेरे हाथ में आकर बहुत हसास हो जाया करता है। किसी की जरा सी बेएहतियाती बर्दाश्त नहीं करता ये। उसने मेरे करीब यूं सरगोशी की गोया फिल्मी हीरोइन मोहब्बत और जज्बात से बोझल कोई मकालमा अदा करती हो। ऐन उसी लम्हे मेरे जहन में जैसे छनाका सा हुआ और अचानक मुझे कुछ याद आ गया कि वो कौन थी। कई बरस पहले मैंने नौउम्री में एक खूनखार मुकाबले के बाद अपने उस्ताद शायतन से जूडो कराटे का मुकाबला किया था और इस मुकाबले में ब्लैक बेल्ट हासिल की थी। और तकरीब ख़त्म होने पर अपने घर की तरफ को जा रहा था तो एहसान मिर्ज़ा के जिन 3 लोगों ने मुझे उसके सामने पेश करने के लिए अगवा करने की कोशिश की थी, उनमें एक लड़की ये भी शामिल थी। उसके बारे में उसके साथियों ने कहा था कि खंजर इस्तेमाल करने में उसका सानी मिलना मुश्किल है। मुझे ये भी याद आ गया था कि उन्होंने उसका नाम शंतला बताया था। बात दरअसल ये है कि मुझे इस वक्त सिर्फ एक कार की ज़रूरत है, क्योंकि आवारा गर्दी मेरी ज़िंदगी का वाहिद मशगला और वाहिद मसरूफियत है।
उसने बदस्तूर सरगोशी नुमा लहजे में कहा। और जाहिर है रोल्स राइस में बैठकर इंसान होटल से मुफ्त खाना वगैरह खाता नहीं फिर सकता, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत भी पड़ेगी। तुम ऐसा करो ना कि गाड़ी एक तरफ रोक कर ब्रीफकेस अंदर ही छोड़कर तेजी से उतर जाओ। जाने मन, जरा सोचो तो इस वीराने में खाली हाथ गाड़ी से उतरकर मेरा क्या बनेगा। मैंने मसनूई लजाजत से कहा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि गाड़ी भी ले लो, पैसे भी ले लो, लेकिन मुझे पूना तक तो छोड़ आओ। ये तो उसी सूरत में मुमकिन था ना जब मैं परले दर्जे की अहमक लड़की होती और फर्ज कर लेती कि मैं पूना तक गाड़ी ड्राइव कर लूंगी और इस दौरान तुम निहायत सादतमंदी से गर्दन झुकाए मेरे करीब बैठे रहोगे। पूना पहुंचकर मेरा शुक्रिया अदा करके उतर जाओगे और अपना रास्ता नापोगे। उसने खंजर पर दबाव कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया था। बस अब रोक लो और शिकारी मर्दों की तरह मजीद गुफ्तगू मैं नहीं सुनूंगी। मुझे शिकारी किस्म के मर्दों से सख्त नफरत है। सीधे साधे और मासूम मर्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मगर बदकिस्मती से ऐसा कोई मुश्किल ही से नजर आता है, और नजर आता है तो मेरे करीब फटकते हुए भी जरा डरता ही है। तुम अपनी नजर खास से नहीं देख रही ना, वरना आदमी तो मैं भी खासा सीधा साधा और मासूम हूँ शंतला देवी, मैंने कदरे शौखी वाले अंदाज में कहा। वो बड़ी घाक थी, हैरत से उछली नहीं, ताहम उसके हाथ में दबा हुआ खंजर कुछ पीछे हट चुका था। चंद लम्हे तक वो खामोश खड़ी रही, गोया फैसला ना कर पाती हो कि क्या कहे। मैंने हाथ बढ़ाया और स्विच दबाकर छत की बत्ती जला दी। कार में दूधिया सी रोशनी फैल गई। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, वो निचला होंठ दांतों में दबाए मुझे घूर रही थी। तुम कोई पुराने शनासा मालूम होते हो, बिलाखिर वो बुड़बुड़ाई। शंतला तो मेरा उस दौर का नाम था जब मैं एहसान मिर्जा के पास हुआ करती थी। अब तो मेरा नाम काफी अरसे से कैटी चला आ रहा है। गोया अब तुम एहसान मिर्जा के पास नहीं हो। मैंने भी आगे से सवाल किया। नहीं, उसने इख्तिसार से जवाब दिया और एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद दोबारा मेरी शनाख्त के मौजू पर आते हुए बोली, मुझे जिंदगी में इतने मर्दों से वास्ता पड़ा कि मैं उन सब के नाम और सूरतें याददाश्त के खाने में महफूज नहीं रख सकती थी, इसलिए तुम खुद ही बता दो कि तुम कौन हो। मैंने उसे बताया तो यकदम वो उछल पड़ी। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया, वो पुरजोश लहजे में बोली। उस वक्त तुम बड़े प्यारे नौखेज से क्यूट से लड़के थे। उम्र के साथ पुख्तगी तो तुम में आनी ही थी, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही बदले बदले से लगते हो, वरना मैं मर्दों के बारे में याददाश्त बेहद कमजोर होने के बावजूद शायद तुम्हें पहचान लेती, क्योंकि पहली बार जब मैंने तुम्हें स्टेज पर शायतन से मुकाबला करते देखा था तो मेरे दिल में तुम खुब कर रह गए थे। तुम्हारे बारे में मैंने जाने क्या क्या ख्वाब देख रखे थे। एक लम्हे के अंदर अंदर तसव्वुर ही तसव्वुर में तुम्हें अपनी जात में मदगम करके जाने किन फजाओं की तरफ परवाज कर गई थी मैं। उन ख्वाबों में से कोई एक आध टूटा फूटा ख्वाब भी अब स्टॉक में नहीं बाकी बचा क्या? मैंने कनखियों से एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखकर शरीर लहजे में पूछा। उसने अब अपनी तरफ के दरवाजे से टेक लगाकर जिस्म ढीला छोड़ दिया था और खंजर डैशबोर्ड पर रख चुकी थी। फिर उसने अपनी पी कैप उतार कर कदरे मैले मैले लेकिन मुलायम बालों में उंगलियां फेरते हुए थके अंदाज में कहा, नहीं, अब कोई ख्वाब बाकी नहीं बचा। मेरे लहजे की शरारत के बरक्स उसके लहजे में खुमार में लिपटी हुई एक अजीब सी यासियत शामिल थी। वक्त ने सारे ख्वाब छीन लिए हैं मुझसे। वैसे भी हम जैसे लोगों को ख्वाब की नहीं, मकरूह हकाइक की दुनिया में रहना पड़ता है। वो तो मैं वैसे ही जरा दिल बहलाने को ख्वाब देख लिया करती थी। अब इन ख्वाबों की भी आदत खत्म हो गई। गिरदोपेश पर निहायत बोझल सा सन्नाटा छाया हुआ महसूस होने लगा था। रात के सन्नाटे में सिर्फ रोल्स राइस के इंजन की आवाज सोई हुई बिल्ली की खरखराहट की तरह उभरती थी, या फिर कभी कभार गूंजने वाले किसी झींगर या गीदड़ की आवाज सकूत को तोड़ देती थी। वैसे तुम इतने ज्यादा क्यों बदल गए हो? उसने खिड़की के शीशे पर सर का पिछला हिस्सा टिकाकर नीम व आंखों से मेरी तरफ देखते हुए सवाल किया। मुझे कुछ ज्यादा अजनबी अजनबी लगते हो। न जाने मेरी कौन सी हिस्स कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए था। बस तगय्युराते ज़माना है और क्या, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैंने उसे ये बताने की जरूरत महसूस ना की कि मैंने अपने हुलिये में मामूली सी तब्दीलियां भी कर रखी हैं। मैंने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद पूछा, एहसान मिर्जा का साथ छोड़ने के बाद क्या करती रही थी तुम? बस मैं अजीबोगरीब जिंदगी गुजारती रही, कटी पतंग की तरह इधर से उधर डोलती रही, और क्या, आवारागर्दी करती रही। उसने थकी थकी सी तवील सांस लेकर जवाब दिया।
कभी कभी मैं कहीं मुलाजमत हासिल कर लेती थी और शरीफाना अंदाज में शब रोज गुजरने लगते। उससे दिल भर जाता तो हिप्पियों के ग्रुप में शामिल हो जाती, उससे भी दिल उकता जाता तो किसी सेठ की दोस्त बन जाया करती थी। लेकिन सेठ लोगों से मेरी ज़्यादा ना बनती थी, क्योंकि वो जल्द ही महसूस कर लेते थे कि मैं कोई ख़तरनाक चीज़ हूँ, और शरफा किस्म के सेठ बड़ी बेज़रर किस्म की लड़कियों को दोस्त बनाते हैं, चालाक लड़कियों को नहीं। कभी कभी मैं यूं ही किसी आसूदा हाल किस्म के बाबुओं से दोस्ती बढ़ा लेती थी और उससे अपना खर्चा बंधवा लेती थी। अगर ये सिलसिला भी टूट जाता और रुपए पैसे की तरफ से मेरा हाथ बहुत ज़्यादा तंग पड़ जाता तो मैं फिल्म का आखिरी शो देखकर आने वालों में से किसी को किसी तारीक गली में रोककर उसकी गर्दन पर खंजर रखकर उसकी जेब में जो कुछ भी होता निकलवा लिया करती थी। कभी कभी मैं लंबे सफ़र पर होती और मुझे कार की ज़रूरत पेश आ जाती तो वो भी मैं इसी तरह लिफ्ट लेकर किसी से छीन लिया करती थी, और जब मेरी ज़रूरत पूरी हो जाती तो गाड़ी कहीं छोड़ दिया करती थी। दफतन वो अजीब से अंदाज में हंसी और खामोश हुई। खामोश क्यों हो गई हो? मैंने एक लम्हे के इंतज़ार के बाद पूछा। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मेरे लहजे से ख़ास तजस्सुस का इजहार बिल्कुल ना हो। फिर ये कि मुझे इश्क हो गया, और वो भी एक शिकारी से। उसने पहलू बदलकर एक बार फिर बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, बड़ा नर आदमी था वो। उसके साथ रहकर मुझे ज़िंदगी कारामद महसूस होने लगी थी अपनी। हम इकट्ठे शिकार करने जाते, कैंपिंग करते। मैं गोया बग़ैर शादी के उसकी बीवी, बग़ैर किसी गर्ज के उसकी दोस्त और बग़ैर किसी मुआवजे के उसकी असिस्टेंट बन गई थी। एक मुद्दत बाद मुझे कोई शख्स अच्छा लगा था और मुझे कई बार गुमान गुजरा था कि अब ज़िंदगी बस इसी ढब से गुजर जाएगी। आदत मेरी यही है कि जो हस्ती अच्छी लगती है उससे ज़िंदगी का कोई पहलू खुफिया नहीं रखा करती। इसलिए भगत सिंह से मेरी कोई भी बात पोशीदा ना रह सकी। भगत सिंह उसी शिकारी का नाम था जिसका मैं जिक्र करती हूँ। उसकी नज़र में गोया किसी बात की कोई अहमियत ना थी। अहमियत थी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी। अभी चंद दिन पहले हमने वहाँ करीब ही रेशम नगर के नवाह में कैंप लगाया, जहाँ से तुमने मुझे लिफ्ट दी थी। वहाँ भगत सिंह के बचपन के 2 और शिकारी दोस्त भी मिलकर बैठ गए थे। उन्होंने भी हमारे करीब ही खेमा लगा लिया था। रात को उन्होंने मुलाकात का जश्न मनाया। खूब शराब पी रखी थी, बहुत से भुने हुए तीतर खाए गए। मैं और भगत सिंह अपने खेमे में चले गए। 2 घंटे बाद अचानक भगत सिंह ने मुझे कलाई से पकड़ा और अपने दोस्तों के खेमे में ले जाकर बोला, सैया, हम तो जब भी शिकार पे निकलते हैं ना, अपना सामान पूरा रखते हैं, बल्कि खातिरदारी के लिए रात 2 रात की खातिर दोस्तों को उधार भी दे देते हैं। लो, मौज करो। ये कहकर उसने मुझे उनकी तरफ धकेल दिया। मैं यकलख्त जैसे आसमान से ज़मीन पर आ गिरी थी। मैं तो भगत सिंह को देवता बनाकर पूजने की तैयारियां शुरू कर चुकी थी। वो तो दलाल से भी बदतरीन बन चुका था। मैं टुकर टुकर उसकी तरफ देखने लगी तो बोला, इतनी हैरान क्यों हो रही है? तेरे लिए कोई मुश्किल काम है क्या, या फिर कोई नई बात है? सवाल तो उसका बरहक था, लेकिन उस गैंडे के बच्चे को ये मालूम न था कि औरत का मान भी कोई चीज़ हुआ करती है। उसने ये मान तोड़ दिया था। मैं सिर्फ उसी की होकर रहने का ख्वाब देखने लगी थी, मगर उसने मेरा ये ख्वाब भी तोड़ डाला था। मुझे महज एक पत्थर ही समझा था वो, और वो समझता था कि ठोकर मारी तो इधर लुढ़का दिया और ठोकर मारी तो उधर को उछाल दिया। बस पत्थर का काम ही यही। भगत सिंह ने मुझे धक्का क्या दिया, मेरे सीने में जैसे कोई चीज़ क्षण से टूट कर रह गई थी। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी बांदी हूँ, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, लेकिन पहले अपने खेमे में चलकर मेरी एक बात तो सुन लो। वो मेरे साथ खेमे में जा पहुंचा। जब वहां गया तो मैंने अड़ंगी लगाकर उसे गिराया और उसके गले पर खंजर फेर दिया। फिर मैंने बारी बारी उसके दोनों दोस्तों को भी आवाज देकर बुलवाया और उन्हें भी कुर्बानी के बकरों की तरह ज़िबा करके वहां से निकल आई। तुमने उन तीनों को कत्ल कर दिया? मैंने हल्की सी हैरत से कहा। हाँ, फौरी तौर पर मेरा तो यही जी चाहा था, उसने सुकून से जवाब दिया। एक बात बताओ शंतला। मुझे अब शंतला मत कहो, उसने मेरी बात काटकर मुझे जवाब दिया। ये नाम मुझे अब अजनबी अजनबी सा महसूस होता है, और जब एहसास होता है कि मुझे ही मुखातिब किया जाता है तो लाख बेहिस हो जाने के बावजूद कई पुराने जख्मों की अजियत अचानक से जाग उठती है। अब मैं कैटी कहलाने की आदी हो चुकी हूँ। अब पूछो, क्या पूछने लगे थे तुम? मैं ये पूछने लगा था कैटी कि अगर मैं तुम्हें अपनी दोस्त, अपनी साथी शुमार करने लगूं तो तुम किस हद तक मुझसे वफादार साबित रह सकती हो?
मैं अब जिंदगी में किसी भी मर्द से कोई वादा नहीं कर सकती। उसने साफ गोई का मुजाहरा किया। लेकिन अपने बारे में एक बात मैं ज़रूर जानती हूँ, कुछ औरतें शोहरत की भूखी हुआ करती हैं, कुछ मोहब्बत की और कुछ दौलत की, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ी सी इज्जत की भूखी हूँ। मैंने दुनिया में सब कुछ देख लिया, हर चीज़ से मेरा दिल भर चुका है। अब मैंने जो कुछ गंवाया उस पर मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं, हालात की मुझे कोई शिकायत नहीं, तकदीर से मुझे कोई गिला नहीं, कुछ पाने की कोई तमन्ना भी मेरे सीने में बाकी नहीं। शायद मेरे अंदर मदफून औरत की किसी रग में अना की कोई रमक अभी भी बाकी है, जो मुझे तमाम तर लाउबालीपन के बावजूद बेचैन किए रखती है। बस अब मुझे थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा एहतराम चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं अब कुत्तों के गौल में पड़ी हड्डी बनकर जिंदगी बसर ना करूँ। कोई तो हो जो बेशक मेरे वजूद से इतना लुत्फ उठाए, लेकिन उसके सिले में मुझे सिर्फ इज्जत दिए रखे। मेरी कुचली हुई इज्जत नफ्स को मजीद कुचला ना जाए, मेरी ही नज़रों में मुझे कोई गिराए नहीं। तुम मेरा मतलब समझते हो ना मेरे मतलब को? उसके लहजे में उलझन भी थी और एक मुहूम सी उम्मीद भी मैं उसके लहजे में महसूस कर सकता था। खूब समझ रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। मेरे जहन के कलपुर्जे तेजी से हरकत कर रहे थे और तुम मुझे मिली भी बहुत सही वक्त पर हो, ऐसा वक्त जो हम दोनों ही के लिए बहुत मुनासिब होगा। मैं आम तौर पर किसी पर अंधा एतमाद कभी नहीं किया करता, लेकिन तुम्हारे मामले में मैं जुआ खेल रहा था। आज से तुम मेरे रफ़ीकों में से एक हो और अपने रफ़ीकों को मैं अपने दस्तोबाजू समझता हूँ, हमेशा से। मैं सिर्फ उन्हीं से जानिसारी की तवक्को नहीं रखता, खुद भी ज़रूरत पड़ने पर उन पर कुर्बान हो जाने के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता हूँ। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है और मैंने फ़र्ज़ भी कर लिया कि मुझे हर सवाल का जवाब मिल गया, उसने फैसलाकुन लहजे में कहा और सीट के ख़ास साख्त के पुश्ते से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। मैं अब सोने लगी हूँ, सफ़र ख़त्म हो जाए तो मुझे जगा देना। सफ़र अब ख़त्म होने ही वाला है, अब सोने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। मैं पूना आ रहा था और अब हम पूना के मज़ाफ़ात में दाखिल हो चुके थे। ओह, उसने थके थके अंदाज में आंखें खोल दी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। जिंदगी भर की जहांगर्दी के बावजूद उस कमबख्त का चेहरा किसी लुटे पुटे मुसाफिर का चेहरा बिल्कुल न था। न जाने कितने नदीदे लुटेरों ने उसके हुस्न और कशिश को लूटा था, मगर अब भी इतना कुछ बाकी था कि एक नज़र डालने से होश के पांव डगमगाने लगते थे। न जाने उस लड़की ने अपना आप कैसी बेदर्दी से लुटवाया था, मगर खमीर में दस्ते कुदरत ने जो मलाहत, जो सबाहत गूंद रखी थी, उसे जुदा करना शायद किसी के बस की बात थी ही नहीं, और वो भी अभी तक उसमें मौजूद थी। तुम्हारा ठिकाना आजकल बम्बई में है क्या? उसने मुझसे सवाल किया। मैंने सड़क की तरफ देखते हुए असबात पे सर हिला दिया। बड़ा जलील सा शहर है, उसने बिला तामुल कहा, लेकिन कमबख्त की मट्टी में न जाने कौन सा मकनातीस छुपा हुआ है कि वहाँ का रहने वाला कहीं भी चला जाए ना, वापस उसी की तरफ खींचा चला आता है। मैं सारा हिंदुस्तान घूमी, मशरकी बंगाल भी छान मारा, नेपाल और तिब्बत तक चली गई, लेकिन घूम फिर कर वहीं वापस आ जाती थी। अब भी मेरा इरादा किसी से कार छीनने के बाद पहले बम्बई की तरफ जाने को ही था, हालांकि सरे दस्त वहाँ मेरा कोई ठिकाना भी नहीं। पता नहीं क्यों फिर भी बम्बई आने को दिल चाहता है। ओह, मेरा हालांकि सब कुछ बम्बई में ही है, मैंने आहिस्ता से कहा। फिर भी न जाने क्यों मुझे अपना आप वहाँ मुसाफिर सा महसूस होता है। बम्बई जैसे मेरे लिए महज एक पड़ाव है, मेरी मंजिल कोई और है जिसकी तरफ जल्द या बदेर मुझे जाना होगा। तुम दरअसल कोई ऊंची चीज हो और किसी लंबे चक्कर में पड़े हुए हो, वो टांगे फैलाते हुए बोली। तुम्हारी रूह हम जैसों से कहीं ज्यादा ताकतवर और मुस्तरब नजर आती है मुझे। मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। न जाने क्या बात थी कि जितनी भी शातिर और तेज किस्म की शख्सियात से मेरा वास्ता पड़ा था, छूटते ही उन सब ने मेरे बारे में कमोबेश यही तबसरा किया था, और ये वो सब लोग थे जिन्हें किसी को मक्खन लगाने की हाजत या आदत बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। इसके बाद तमाम सफ़र खामोशी से तय हुआ। चंद मिनट बाद हम पूना में दाखिल हुए और मैंने होटल शामरीज का रुख किया। शामरीज पहुंचकर मैंने एक डिलक्स स्वीट की फरमाइश की, जो रिजर्वेशन न होने के बावजूद खुशकिस्मती से मुझे मिल चुका था।
कैटी ने तो स्वीट के बेडरूम में पहुंचते ही रूम सर्विस से स्कॉच विस्की की एक बोतल मंगवा ली और बेसब्री से 2 पैक तैयार करके पी लिए और धम से बिस्तर पर जा गिरी। मैं अभी जूते भी उतार ना पाया था कि वो गहरी नींद सो चुकी थी। उसके होंठ नीम वा थे और नाक से हल्की खरखराहट की आवाज़ खारिज हो रही थी। ऐसा मालूम होता था कि एक मुद्दत बाद उसे इत्मीनान और आराम की नींद नसीब हुई थी। उसे सोता छोड़कर मैं कमरे नशिस्त में आया और टेलीफोन स्टैंड के करीब रखी हुई डायरेक्टरी उठाकर उसकी वर्क गर्दानी करने लगा। डीएसपी नर्मल दास के ऑफिस और घर का फ़ोन नंबर और एड्रेस मुझे बगैर किसी दिक्कत के मिल चुका था। उसके घर के एड्रेस से मुझे अंदाज़ा हुआ कि मौसूफ को सिविल लाइंस में बंगला मिला हुआ था। सिविल लाइंस ज़माना तालिब इल्मी में मेरा देखा भाला इलाका था। उसके घर का नंबर वगैरह नोट करने के बाद मैं कपड़े तब्दील करके बिस्तर पर जाकर लेट गया और कुछ देर सोच विचार करने के बाद सो गया। सुबह दिन चढ़े मेरी आंख खुली। कैटी बदस्तूर बेसुध पड़ी थी। मैं तैयार हुआ तब भी वो सोती रही। मैंने उसे जगाना बिल्कुल ज़रूरी ना समझा और उसके लिए एक रुक्का लिखकर साइड टेबल पर छोड़ दिया कि जब वो उठे तो नाश्ता वगैरह मंगवा ले, मेरा इंतज़ार नहीं करेगी, ताहम कमरे में ही मौजूद रहेगी। मैंने नाश्ता नीचे डाइनिंग हॉल में आकर कर लिया और फिर बाजार रवाना हुआ। मैं बम्बई से कुछ और ज़्यादा सोचकर चला था, लेकिन अब नए हालात की मुनासबत से मैंने अपने लाएअमल को कुछ तब्दील किया और इस तब्दीली की वजह से मैंने बाजार से कुछ नई चीज़ें खरीदी जिनमें एक फैंसी बुर्का भी शामिल था। मैं होटल वापस आया तो कैटी नाश्ते वगैरह से फारिग होकर बेड पर आड़ी तिरछी लेटी अखबार पढ़ती नजर आई। उसका लिबास गो के वही था, लेकिन सिर्फ गुस्ल करने से ही गोया उसकी शख्सियत तब्दील होकर रह गई थी। वो इस कदर निखरी निखरी ताज़ा दम और पुरकशिश नजर आती थी कि मैं एक लम्हे के लिए उसे सर तापा देखे बगैर भी न रह सका। वो गोया लड़की नहीं, चांदी का एक मुजस्मा थी। वो कल तक मैल कुचैल में लुथड़ा हुआ एक बदन था, मगर आज किसी माहिर हाथ ने जैसे उसे किसी तिलस्मी महलूल से धो धाकर चमका दिया था। थकन और गुजरे हुए जालिम लम्हों के नक्शे कदम भी जैसे उसकी शख्सियत पर से यकसर मादूम हो चुके थे। मैं उसके लिए अंदाज़न साइज का तयन करके एक शलवार कमीज और एक जीन्स और जैकेट लेकर आया था। सरे दस्त मैंने उसे शलवार कमीज पहनने के लिए दे दी। फिर मैंने कैटी को उसके हिस्से का काम समझाया कि उसे क्या करना है। उसने सिर्फ जहन नशीन किया और मुझसे पूछा नहीं कि मैं क्या करूँगा या कि इस सिलसिले का सयाको सबाक क्या है, इसके बाद क्या होगा। हर मामले में मंझी हुई लड़की लगती थी। वो फालतू सवालात बिल्कुल ना करती थी। मेरी हिदायत के मुताबिक पहले उसने नर्मल दास के घर के फ़ोन पर फ़ोन किया। मैं कमरे नशिस्त की एक्सटेंशन पर तमाम गुफ्तगू सुनने के लिए मौजूद था। दूसरी तरफ से रिसीवर उठाने वाली गालिबन नर्मल दास की मुलाजमा थी। उसने नहायत कोफ्त और उजट से लहजे में हेलो कहा। कैटी ने अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दी। नर्मल दास साहब घर पर आएंगे? कब आएंगे? उसने शीरी लहजे में सवाल किया। हिंदी में बात करो बीबी, हिंदी में। दूसरी तरफ से औरत ने बदस्तूर उखड़े उखड़े लहजे में कहा। मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। तुम कौन हो? मुलाजमा? कैटी ने हिंदी जबान में पूछा। पता नहीं क्यों हर एक मेरी आवाज़ सुनकर मुझे मुलाजमा ही समझता है। दूसरी तरफ से औरत गालिबन अपनी दानिश में बुड़बुड़ाई थी, लेकिन ये बुड़बुड़ाहट भी कुछ कम बुलंद ना थी। अरे बाबा, मैं नर्मल दास की पत्नी हूँ, घर वाली, जोरू, बीवी, समझी तुम। आम तौर पर वो किस वक्त घर आते हैं? कैटी ने फिर सवाल किया। उसका घर आने या घर से जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं जनाब। बहरहाल वो जिंदगी में कभी घर वापस नहीं आया, नर्मल दास की बीवी ने कहा। फिर उसके लहजे में हल्का सा शक आमेज तजस्सुस उभर आया। क्या काम था तुम्हें उससे? वो जी बस जायदाद का एक झगड़ा है, कैटी ने गोया झिझकते हुए कहा। मैं रात नर्मल साहब से आकर मिलूंगी। मुझे उनके एक दोस्त ने उनसे राब्ता कायम करने के लिए कहा था। उसने कहा था कि नर्मल साहब चुटकी बजाते ही मेरा मसला हल करवा देंगे। क्यों नहीं, नर्मल की बीवी ने चुपते हुए लहजे में कहा। उसे उसका हिस्सा मिल जाए तो वो वाकई चुटकी बजाते ही काम कर दिया करता है। खासकर जवान और खूबसूरत मुसीबत ज़दा औरतों के काम आने का तो उसे बहुत शौक है। आधी आधी रात को उठकर उनके साथ चल देता है। नर्मल की बीवी ने गोया मजीद गुफ्तगू की ज़रूरत महसूस न करते हुए रिसीवर रख दिया। बस फिर मैंने बेडरूम में भी रिसीवर रखे जाने की आवाज़ सुन ली।
साथ ही कैटी का कहका भी सुनाई दिया। बेचारी बहुत ही दुखिया मालूम होती है। वो वहीं से बाआवाज़े बुलंद बोली। मैं एक्सटेंशन का रिसीवर रखकर बेडरूम में उसके करीब ही आ पहुंचा था। रात होने को है, मैं एक छोटा सा काम करके आ जाऊं, तुम तैयार रहना। मेरे वापस आते ही हमें नर्मल दास से मुलाकात के लिए रवाना होना पड़ेगा। सुना तुमने? मैं तुम्हें तैयार मिलूंगी। उसने अधखुली आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मेरा दिल फिर बेईमान होने लगा था, लेकिन सर को झटक कर मैं सिंघार मेज की तरफ को बढ़ गया। मैंने आईने में अपना जायजा लिया। मेरा मामूली सा तब्दील शुदा हुलिया बदस्तूर बरकरार था। मैंने अभी तक कैटी को एहसास होने ना दिया था कि मैंने अपने हुलिये में कुछ तब्दीलियां कर रखी हैं। मुतमईन होकर मैं स्वीट से बाहर निकल आया। गाड़ी में बैठकर मैं चांदनी चौक की तरफ को चल पड़ा। दिल्ली के चांदनी चौक की तरह पूना का चांदनी चौक कोई बारौनक या मसरूफ जगह नहीं थी। ये एक मुतवस्सित सी कॉलोनी का चौराहा था। पूना में रहने के दौरान वहां से आते जाते मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था कि वहां कोई शराब खाना मौजूद है या नहीं, लेकिन आज मैंने वहां पहुंचकर अभी चौरंगी के गिर्द चक्कर भी मुकम्मल न किया था कि एक गली के कोने पर मुझे चार्लीज का नियॉन साइन नजर आ गया। चार्ली के बार की बखली दीवार के साथ पार्किंग के लिए खासी जगह मौजूद नजर आ रही थी। गाड़ी पार्क करके मैं बार में दाखिल हुआ ही था तो मेरा ख्याल यही था कि वो कोई मामूली दर्जे का शराब खाना होगा, लेकिन अंदर पहुंचकर मेरी ये गलत फहमी भी तकरीबन दूर हो चुकी थी। शराब खाने की आराइश में नहायत बेशकीमत सामान इस्तेमाल किया गया था। हॉल के आखिर में एक गोशे में मुझे एक मेज पर एक सिगरेट का सुलगता हुआ सिरा नजर आया, जिसे एक उंगली बार बार मुस्तरबाना अंदाज में छू रही थी। मदन ने मुझे बताया था कि वैष्णु बेख्याली के ऐसे आलम में बार बार उंगली से सिगरेट का गुल झाड़ता रहता है। मैं सीधा उसी मेज की तरफ बढ़ गया। अब मेरी आंखें मध्यम रोशनी से मानूस हो चुकी थीं, और जब मैं कुर्सी खींचकर उस शख्स के सामने बैठ चुका था तो मुझे उसकी सूरत भी काफी हद तक साफ नजर आ गई थी। मदन की बताई हुई दीगर निशानियां मेरे सामने मौजूद थीं। वो दुबला पतला तवीलुल कामत और सांवला सा शख्स था। हॉल की मध्यम रोशनी में स्याह फाम ही नजर आता था और उसकी आंखों की सुर्खी कुछ और भी ज्यादा गहरी लग रही थी। मुझे मदन ने भेजा है, मैंने सरगोशी वाले अंदाज में कहा। ओह! उसके होंठों से इतनी हल्की आवाज निकली जो बमुश्किल सुनी जा सकती थी, और मैंने महसूस किया कि उसके जिस्म पर छाया हुआ तनाव कुछ दूर हो गया था। क्या पियोगे? उसने दोस्ताना लहजे में कहा। ठंडा पानी, मैंने जवाब दिया। उसमें कुछ मिलाओगे नहीं? उसने फिर सवाल किया। नहीं, मैं हर चीज खालिस पीना पसंद करता हूँ, मैंने मुस्कुराकर कहा। क्या काम है, बोलो तो सही, उसने मध्यम और सपाट लहजे में कहा, और कुछ आगे को झुक गया। यहाँ नहीं, मैंने मोहतात अंदाज में चारों तरफ देखते हुए कहा। बाहर चलते हैं, गाड़ी में बैठकर आवारागर्दी करेंगे और साथ साथ बातें भी करते रहेंगे। मैं ये खत्म कर लूं, उसने गिलास उठाते हुए कहा। उसने गिलास एक ही सांस में खाली कर दिया और हम उठकर बाहर चले गए। मदन आजकल कहाँ गायब है? उसने गाड़ी में बैठते हुए कहा। इस वक्त बंबई के एक आलीशान बंगले में एक लौंडिया के साथ बैठा होगा, बस, और क्या करता है, मैंने जवाब दिया। वो जैसे असल मौजू की तरफ आ गया। तुम्हें मुझसे किस नौयत का काम है? गोली का, खंजर का, तेजाब का या आतिश जनी का? बताता हूँ, ऐसी जल्दी भी क्या है, मैंने कहा। जरा शहर की भीड़ भाड़ से तो कहीं दूर निकल चलें। फिर जैसे मुझे कुछ याद आया, वैसे तुमने उस लड़की के बारे में बड़ी सफाई का मुजाहरा किया था, वही जिस पर रेलवे स्टेशन पर तेजाब फेंका गया था। वो, हाँ, उसने मध्यम मगर सफाकाना सा कहका लगाया। उस काम में तो मुझे कुछ ज्यादा ही लुत्फ आया था। लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी ना, और चीज जितनी हसीन हो उसे बिगाड़ने या मिटाने में उतना ही ज्यादा मजा आता है मुझे। वो अपने पतले पतले होंठों पर जबान फेरने लगा। मैंने एक नजर उसकी तरफ देखा। वो बज़ाहिर सड़क की तरफ जा रहा था, मगर चश्मे तसव्वुर से उसी मंजर से महजूज हो रहा था। उस लम्हे मेरा जी चाहा कि वहीं गाड़ी रोक कर उस बदबख्त को ककड़ी की तरह दरमियान से तोड़कर दो टुकड़े कर दूं, लेकिन फिर मैंने अपने आप को बहुत समझाया, जज्बातियत तुम्हारे लिए ममनू है बरखुरदार, सब्र और सकून से चलते रहो।